अप्रैल से लेकर जून तक का टाइम टेबल है फॉर पॉलिटी और इकोनॉमी कैसे साथ में लेकर चले। तो जीएस 1 और 2 सेम डे होता है, सेम डे, यानी कि आपको 6 घंटे खाली लिखना है। बायो फिल्टर्स, ठीक है, 2010 में, 2015 में बायो टॉयलेट्स, 2022 में बायो रॉक टेक्नोलॉजी, 2023 में बायो फिल्टर्स, 2024 में मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर। क्या तुम्हें कोई लिंक नहीं दिख रहा है? क्लास 11 की एनसीईआरटी में ये इस चैप्टर से आया था, पेज नंबर 91 है। ये क्या है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, कौन बताएगा आपको? ये सब, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 2022 में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर 2020 में, देन यहां पर है फूड प्रोसेसिंग 2019 में, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। Don't you think there is a connection? Don't you think there is a link? There is a logic? There is an evidence? गवर्नमेंट की स्कीम में हमें क्या पढ़ना होता है सबसे पहले? बिकॉज वो बच्चा सबसे अच्छा आंसर लिखेगा जो सबसे अच्छी नोट्स बनाएगा। I want you to reach at this level. How will you do it? I will teach you. जय हिंद. Welcome to मार्गदर्शन IAS. So, when are you thinking to start your UPSC preparation for 2026? Yes, आप हमारे वीडियो का वेट कर रहे थे। देखो, मैं चाहता हूं कि आप बनिए अपने प्रिपरेशन के हीरो, इसलिए लेट अस स्टार्ट योर यूपीएससी 2026 प्रेप फ्रॉम एब्सोल्युटली जीरो। दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट बिगिनर्स प्लान विच इज बैक्ड बाय लॉजिक एंड एविडेंसेस। देखो, मुझे पता है कि आप ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो। प्लीज डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ सम रैंडम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। देखो, कोई कोचिंग गलत नहीं है, आपको जो चाहिए वो शायद वहां नहीं मिल पा रहा है, बाद में फिर आप रिग्रेट करते हो तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो थिंक अबाउट ज्वाइनिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। पहले अपने रीजन को समझिएगा, अगर वहां पे सोल्यूशन मिल रहा है तो आप ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज किसी के कहने पे मत ज्वाइन करना। अपने रीजन को समझो फिर जाके ज्वाइन कर लो। ऑलराइट, सी दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इस पूरे वीडियो में हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे। वीडियो को अगर एंड तक आप देखते हैं तो आपको आज ये पता चल जाएगा कि अपने 26 के जर्नी में क्या नहीं करना है। वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं आपको यह पता चल जाएगा कैसे आप अपने जीएस के सिलेबस को लगभग कवर कर सकते हैं, ऑप्शनल को कवर कर सकते हैं, कैसे करंट अफेयर को कवर किया जाए, क्या मिस्टेक्स हैं जो कि रिपीट ना हो, प्री और मेंस की इन डेप्थ एनालिसिस को कैसे की जाती है, और रिवीजन नोट्स प्री और मेंस के लिए कैसे बनाया जाए, देन सब्जेक्ट वाइज मॉक्स और आंसर राइटिंग हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डाउटफुल थिंग्स विच यूपीएससी एस्पिरेंट्स गोज थ्रू। देखो, मैं ना चाहता हूं कि आप श्रुति शर्मा जैसे 1 पेजर नोट्स बनाओ, ठीक है। मैं आपको इसलिए आज बता रहा हूं क्योंकि हमारा टारगेट ये है। अगर आप अपना टारगेट एकदम अभी स्टार्ट में लेकर चलते हो कि नहीं ये इतना आ जाए तो बहुत होगा, नो, आई वॉन्ट यू टू रीच एट दिस लेवल। इफ यू विल सी श्रुति शर्मा की जो नोट्स देख रहे हो आप, ये इन्होंने पॉवर्टी के ऊपर नोट्स बनाई हुई हैं, पॉवर्टी के ऊपर, और 1 पेजर नोट्स बनाई हुई हैं। पता है क्या इसमें इन्होंने पहले डेफिनेशंस भी मेंशन की हुई है कि डेफिनेशन पॉवर्टी की क्या होती है। डेफिनेशन कहां से मेंशन की है इन्होंने बताया है, प्यू रिसर्च सेंटर का क्या कहना है, वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है, इंडिया में जो रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं उनका पॉवर्टी को लेकर क्या कहना है, दूसरा रूरल और अर्बन पॉवर्टी क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तीसरा कि हमारा डेटा क्या कहता है, एसर का डेटा, यूएनडीपी का डेटा, और फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा, यूएन का डेटा क्या कहता है। ये सब कुछ इन्होंने मेंशन किया है, अलोंग विद गवर्नमेंट स्कीम्स भी मेंशन की हुई हैं पॉवर्टी से रिलेटेड, एक पेज में। हाउ विल यू डू इट? आई विल टीच यू, डोंट वरी, बट योर टारगेट इज दिस नाउ। मैं और चाहता हूं कि श्रुति शर्मा जैसे आप नोट्स बनाएंगे, जैसे इन्होंने हंगर पे नोट्स बनाए हैं। हंगर क्या होता है, ठीक है, स्पेसिफिकली जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, वो क्या क्या है हंगर से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि वेस्टेड, स्टंटिंग, माल न्यूट्रिशन, वेस्टिंग, ये क्या होती है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा क्या होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में इन्होंने मेंशन किया हुआ है, पोषण अभियान और एनकरेज मिलेट, ट्रिपल बर्डन क्या होता है, ठीक है। हंगर से रिलेटेड इन्होंने 1 पेजर में स्कीम्स भी डाली हुई हैं, इसके डेफिनेशंस भी डाली हुई हैं, अलग अलग डायमेंशंस को भी किया हुआ है, अलग अलग प्रोजेक्ट को भी जो गवर्नमेंट कर रही है और जो वर्ल्ड लेवल पे यूएन कर रही है। दैट इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं आप इस लेवल के नोट्स बनाएं। यहां तक कैसे पहुंचेंगे आप, ये देखिए, ये ऑल इंडिया अनिमेश की नोट्स हैं। अनिमेश ने आर्टिकल्स मेंशन किए हुए हैं, एक साइड में इन्होंने आर्टिकल लिखे हुए हैं, ठीक है, और एक साइड में इन्होंने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लिखे हुए हैं। 1 पेजर है,
ठीक है, ये जो समरी है, ये समरी पूरे लक्ष्मीकांत के पेज को उठा के कर दी गई है। अब सोचो कि इन्होंने कहीं से कोई कॉपी पेस्ट तो किया नहीं, इन्होंने खुद से लिखा है। एंड व्हाट हैज हेल्प्ड हिम टू मेक दीज काइंड ऑफ नोट्स। ध्यान से अगर देखोगे, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूं। सी, मैं आपको पहले इसलिए वीडियो में बता रहा हूं दैट योर ऑब्जेक्टिव शुड लाई हियर। ऐसे करने हैं, मुझे यहां तक पहुंचना है, और यहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा मैं भी आपको बताऊंगा। देखो, भारत यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 2, 3, 5 to 11 सिटीजनशिप के बारे में, 14, 15, 16, 17 क्या बात कर रहे हैं, इक्वालिटी के बारे में। फिर देखो, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट क्या था, ठीक है, 9 शेड्यूल में था, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स क्या थे। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स क्या थे, क्या क्या चेंजेस हुए थे। दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग विच you will learn in today's session. Alright? Now, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। मुझे बहुत खुशी है, आई एम शेयरिंग विथ यू बिकॉज यू आर माई सब्सक्राइबर, और आपने हमें फॉलो करते हैं आप, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको गाइड करूं। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं प्रीलिम्स यूपीएससी को पढ़ते पढ़ते। देखो, एक एस्पिरेंट है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूं, यूपीपीसीएस प्री क्वालिफाइड हो गया था, एंड ही हैज जस्ट टेक्स्टेड, सर आई हैव क्वालिफाइड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024। ये जो अकम्प्लिशमेंट है ना, मतलब एक टीचर और एक एडुकेटर के लिए दिस इज दी माय सुप्रीम हैप्पीनेस। मतलब मेरे को तो बहुत खुशी हुई थी। एंड देन आई एम गाइडिंग हिम फॉर मेंस एज वेल। एक स्टूडेंट है हमारे जिन्होंने आरएएस प्री क्वालिफाई किया है। ये सब लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस क्वालिफाई कर दिया है। गुड सर, आई वांट अ सेशन विथ यू रिगार्डिंग हाउ टू मैनेज आरएएस मेंस एंड यूपीएससी प्रीलिम्स। निकल गया, हालांकि इन्होंने प्री भी निकाला हुआ है यूपीएससी का। ठीक है, अभी देखिए, दिस कैंडिडेट बहुत कंफ्यूज थी, बहुत डाउट था, बहुत अच्छी स्टोरी है, मैंने इसके बारे में पोस्ट भी किया है अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे। जेएनके का पीसीएस क्वालिफाई कर दिया है, एंड देन एक्चुअली आई वाज बिजी विद पीसीएस एंड आई हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स दिस टाइम टू। दूसरी बार इसने क्वालिफाई किया है स्टेट पीसीएस, नाउ नीड गाइडेंस एंड फर्दर प्लान्स। ठीक है, तो थैंक यू सर, द क्रेडिट गोज टू यू। मैंने कहा यार, मेरा तो सिर्फ 5% का काम था, बाकी तुमने किया हुआ है, मैंने क्या किया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द सम रियल स्टोरीज जो कि बन रही हैं, स्टोरीज इन मेकिंग। आप भी हो सकते हो इनकी जगह, और कोई भी हो सकता है इनकी जगह। एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है, जहां पे वो कनेक्ट मिलना चाहिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कहां जाके सॉल्व हो रही है। ठीक है, एक और अनाउंसमेंट है कि मैंने कुछ बच्चों ने, हमारे आज के दिन पे एक बैच रिलीज होना था फॉर मार्गदर्शन आईएएस गाइडेंस एंड असेसमेंट प्रोग्राम का, 3rd of April को, मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। तो ये बैच अब थोड़ा सा एक्सटेंड होके 10th of April को चला जाता है, बिकॉज फ्यू एस्पिरेंट हैव रिक्वेस्टेड कि सर हमारी सैलरी नहीं आई हुई है, या फिर पेरेंट्स की सैलरी अभी थोड़ी सी लेट है, तो हम लोग इसको एक्सटेंड कर दिए हैं। तो 10th of April द MAGP बैच, मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम बैच, इज गोइंग टू लॉन्च ऑन 10th of April। वहां से हमारी सेशंस क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। सो नीचे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाइए, जाके आप आज भी, अभी भी आप टाइम है, आप एनरोल कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप वहां जाके कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि आप इसमें ब्रोशर इसका डाउनलोड कर सकते हैं, और आई ओनली टेक लिमिटेड स्टूडेंट्स। ठीक है, हम वन मैन आर्मी है। ठीक है, आई ओनली टेक लिमिटेड स्टूडेंट्स ऑनेस्टली, और मतलब 1000, 5000, 10000 हमारे बस की बात नहीं है। तो लिमिटेड स्टूडेंट्स है, क्वालिटी रिजल्ट देना है। ठीक है, जैसे कि अभी प्री का रिजल्ट निकला है, आई होप यूपीएससी प्री भी जाएगा ही जाएगा, और मेंस भी जाएगा ही जाएगा, है ना। छोटी छोटी खुशियां यार ऐसे ही होती है। ठीक, जैसे ये गाइडेंस प्रोग्राम है, इसमें आपको एक चीज है कि वी डोंट टीच लेक्चर्स। ठीक है, जैसे पॉलिटी का आज फंडामेंटल राइट की क्लास लग गई है, डीपीएसपी की लग गई है, कल उसमें ड्यूटीज की क्लास लग गई है, और फिर प्रीएम्बल की। हम पढ़ाते नहीं हैं, हम वी डोंट टीच लेक्चर्स, हम गाइड करते हैं, हम मेंटोरशिप करते हैं। ठीक है, मेंटोरशिप ऐसा की दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे कि हाउ टू कवर एनसीईआरटी, कवर कैसे करेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ते कैसे हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, पॉलिटी के लक्ष्मीकांत को और बेयर एक्ट को कैसे पढ़ेंगे, इकोनॉमी के संजीव सिंह और विवेक सिंह को पढ़ेंगे कैसे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, सीसैट की स्ट्रेटजी क्या होगी, ज्योग्राफी को कैसे पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी इसमें, पीवाईक्यू अस्त्रा के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, मेंस में जीएस 1 to 4 कैसे हम कवर करें, आपकी एनालिसिस होगी। हाँ, एनालिसिस किसकी, आंसर की एनालिसिस होगी, आंसर राइटिंग वगैरह आप सबमिट करोगे तो वो भी इसमें, आंसर इवैल्यूएशन, कैसे हम जीरो से स्टार्ट करें आंसर राइटिंग करना, नंबर 1। दूसरी चीज यहां पर हम बात कर रहे थे कि
करंट अफेयर्स के लाइव लेक्चर्स होंगे हर संडे को, और ये स्टार्ट होने वाला है जून से। ठीक है, तो आप एनरोल करोगे तो आपको जून से करंट अफेयर के वीकली वीडियो में लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, लेट अस मूव फॉरवर्ड। सी, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर दैट इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि विद दिस आई विल मेक यू फॉल इन लव विथ यूपीएससी प्रिपरेशन। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत कुछ नहीं है, इट्स जस्ट बैक्ड बाय फ्यू एविडेंस, फ्यू लॉजिक है, एंड देन द राइट माइंडसेट। यही करना है बस, और मेहनत करनी है राइट डायरेक्शन में। आई नो कि तुम मेहनत करने से पीछे नहीं हटोगे, आई नो कि तुम्हारे पास मतलब इन्वेस्ट करने के लिए भी ठीक ठाक है, लेकिन सही जगह पे मेहनत करने के लिए हमें बहुत कुछ समझना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, कंसिडर करो कि क्रिकेट का मैच तो आप देखते ही हो, राइट, क्रिकेट। सो प्रीलिम्स आपका वनडे है, मेंस आपका टेस्ट है, और इंटरव्यू आपका 2020 है। यानी कि जो रियल प्रिपरेशन है वो ये है, टेस्ट, जहां पे सबसे ज्यादा टाइम लगना है, सबसे ज्यादा एफर्ट, सबसे ज्यादा एनर्जी लगनी है, यही आपका गेम चेंज करेगा। ठीक है, बच्चे परेशान होते हैं इसके लिए, 2020 के लिए। अरे भाई 30 मिनट का बात है, तुम पहले यहां तो आओ, ये जर्नी तो जियो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यही है कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन अब होने वाला है आपका मई में 2026 में, इसका अगस्त में मेंस होगा, और फिर अगेन जनवरी 27 में इसका इंटरव्यू होगा। आपको क्या करना है, दिसंबर 2025 में मेंस रेडी हो जाना है। कैसे हो गए मेंस रेडी, दैट आई विल टेल यू। दिस इज द एविडेंस बेस्ड अप्रोच। नाउ लेट अस गो प्रैक्टिकल एंड यूज लॉजिक। ओके, एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, बिकॉज आई एम मैड। यस, I am mad because I need results, and I will make you mad. I'll make you fall in love with UPSC preparation because I already love this journey and I enjoy this journey. सिलेबस क्या है? जब तक इसको नहीं समझोगे तब तक ये और ये सब समझ में नहीं आएगा। सिलेबस अंडरस्टैंडिंग इज एक्सट्रीमली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू हाउ। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा योर प्रिपरेशन स्टार्ट्स वेयर सिलेबस बिगिंस, अच्छी लाइन है ना, लिख लो, चिपका लो। योर प्रिपरेशन लिटरली स्टार्ट्स व्हेन योर सिलेबस बिगिंस। लेकिन सिलेबस कौन सा सिलेबस, प्री का या मेंस का? ओनली प्री, ओनली मेंस? नो, सिर्फ मेंस का सिलेबस। ठीक है, प्री के सिलेबस तो अनडिफाइंड है। अब देखो जैसे हमारा जीएस पेपर है, प्री में क्या है, 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चंस होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, लगभग कट ऑफ जो है नेगेटिव मार्किंग मतलब 1/3, ठीक है, 0.66, एक क्वेश्चन गलत तो 0.66, 74 से 90 कट ऑफ जाती है। मान लो तुम टारगेट लेकर चलो 100, समझ गई, 100 टारगेट, 2 घंटे का पूरा पेपर होता है, 9:30 से 11:30। ठीक, कोर सब्जेक्ट कौन से हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये कोर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसी से बाद में जाके सब्जेक्ट टूटते हैं आगे, जैसे कि ज्योग्राफी से एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटी से आईआर तुम्हारा थोड़ा कनेक्टेड हो गया, ज्योग्राफी से एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स एंड एग्रीकल्चर एंड ऑल। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स, बेसिक कवर करने। सीसैट 200 मार्क्स के 80 क्वेश्चन होते हैं, 33% क्वालिफाइंग है। 2 घंटे की आपको पढ़ाई मतलब टेस्ट एग्जाम देना है, 2:30 से 4:30 सेकंड शिफ्ट में होता है। कोर सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, एलआर और क्वांट। ठीक है, अब आगे आते हैं, ध्यान से देखो इसको देख लोगे तो मामला तुम्हारा ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। क्या है ये है GS 1, हमारे मेंस के सब्जेक्ट हैं। टोटल कितने हैं? 7 सब्जेक्ट हैं, जिसमें कि 2 ऑप्शनल हैं और 5 कंपल्सरी हैं। एक एसए का सब्जेक्ट है। ये चौथा क्या है? एथिक्स है, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। ठीक, ये क्या है? GS 1 2 3 4। कब होता है? जब आप एग्जाम दोगे तो GS 1 और 2 सेम डे होता है, सेम डे, यानी कि आपको 6 घंटे खाली लिखना है। और सोचो कि जिस दिन तुमको 6 घंटे दौड़ना हो तो उससे कम से कम कितने महीने पहले तुम्हें 10-10 घंटे दौड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो 6 घंटे तो खाली लिखना होता है तुम्हें। सेम डे होता है, फिर उसके बाद सेम डे GS 3 और GS 4 सेम डे होगा। फिर तुम्हारा एसए का पेपर एक दिन होगा, ओके। उसके बाद फिर सेम डे तुम्हारा ऑप्शनल होगा, ऑलराइट। एंड देन लैंग्वेज पेपर भी हमारा आगे आएगा। ये देखो, सबसे पहले जो हमारा ये देखो टाइम क्या होता है, 9 से 12 और 2 से 5। इस टाइम पे एग्जामिनेशन होते हैं, यानी कि एक स्लॉट 9 से 12 का, दूसरा स्लॉट 12 से 5 का। 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है उसमें, ठीक है। टोटल मार्क्स 1750, यानी कि पूरा
अगर हम यहां से डिवाइड कर दें तो ये 500 का होगा और ये 1250 का होगा। बहुत बच्चों को तो ये भी नहीं पता है, समझ लो इसको, ठीक है। मोड ऑल रिटन एग्जामिनेशन पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, कोई कंप्यूटराइज एग्जामिनेशन नहीं होता है। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? 250 मार्क्स के होते हैं सारे। GS1 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोसाइटी। GS2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इतना इतना इतना। GS3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, सोसाइटी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स में ये सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो आपको चूज करना है। नाउ आगे क्या है देखो, ये लैंग्वेज पेपर है हमारा, पेपर 1, पेपर 2। भाषा जो आप चाह लें, मान लीजिए हिंदी हो गई, एक ऑप्शनल है, भाषा आप कोई भी ले सकते हैं अपने 22 लैंग्वेज में से। 300 मार्क्स का होता है, 25% क्वालिफाइंग होते हैं, इजीली कर लेते हो आप, ठीक है। सेम डे ये दोनों पेपर होता है, सेम डे इन 2 शिफ्ट, ड्यूरेशन पहले ये होगा फिर ये होगा। दूसरा कंपलसरी है इंग्लिश, इसमें भी 25% क्वालिफाई ले आना होता है, ठीक है। नाउ अब देखो सिलेबस के बारे में हम बात कर रहे थे ना, ये देखो ये तुम्हारा इकोनॉमी का सिलेबस है, बस एक लाइन का, ये प्रीलिम्स का। कैसे पता करोगे क्या पढ़ना है? हमने डिकोड किया है, डोंट वरी, ठीक है। जैसे इसमें क्या लिखा है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा। हमने क्या किया है, आपके लिए डिकोड किया हुआ है। क्या है ये? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी गोल्स के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है। फिर पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट में कितने टाइप की पॉवर्टी होती है वो देख रहे थे ना, जो श्रुति शर्मा की नोट्स थी। पॉवर्टी कितने टाइप की होती है, पॉवर्टी लाइन रिकमेंडेशंस क्या है, जैसे तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी। अभी आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में जो एडिटोरियल आया है वो पॉवर्टी के ऊपर आया है कि अब जो पॉवर्टी पैरिटी जो है वो काफी चेंज हो चुकी है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब तुम्हें पढ़ना है। जब तक ये चीजें तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेंगी ना यार कि मुझे ये पढ़ना है, सिलेबस को हम इग्नोर कर देते हैं। और बच्चे इग्नोर करे भी क्यों नहीं, क्योंकि उसमें डिटेल में तो दिया नहीं है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिकोड इट, ठीक है। उसको एकदम डिकोड करो एंड देन अपने दिमाग में रखो, अपने टेबल पे लगा लो कि यार ये तो कवर हुआ ही नहीं मेरा, ये कहां से होगा, ये कवर करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, ये हमारा है, ये देखो ये हमारा एनवायरनमेंट का है। ध्यान से अगर देखोगे तो ये हमारा एनवायरनमेंट का मेंस प्री का, ये प्री का है जो लिखा हुआ है प्री में कि जनरल इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, बस इतना ही लिखा है। और मेंस में क्या लिखा है कि कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ये लिखा हुआ है, ठीक। लेकिन हमने आपको डिकोड करके दिखा दिया है। तुम क्या पढ़ोगे, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसके प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स के बारे में, फूड चेन के बारे में, बायोकेमिकल के बारे में, बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। कहां से पढ़ोगे, रिसोर्सेज सारे वही हैं, कोई नया रिसोर्सेज आकाशवाणी नहीं हुई है, वही रिसोर्सेज है, हम बता देंगे आपको रिसोर्सेज। देखिए फॉर एग्जांपल, कौन बताएगा आपको कि एग्जामिनर्स माइंडसेट क्या होता है, ओके। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप याद कर रहे हैं, जो किताब से आप पढ़ रहे हैं, यूपीएससी वहां से पूछेगा ही नहीं। या फिर मैं कहूं कि आप गलत पढ़ रहे हैं, क्यों? क्या आप एविडेंस के बेस पे पढ़ रहे हैं, क्या आप प्रूफ के साथ पढ़ रही हो? नहीं पढ़ रही हो आप, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कुछ और चाहता है। एग्जामिनर आपसे चाहता ही नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो वो पढ़ो, नहीं, एग्जामिनर चाहता है कि आप ये पढ़ो। क्या? देखो ये हमारा एनवायरनमेंट का पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को मैंने एनालाइज किया था और कुछ ट्रेंड निकल कर आए हैं, ठीक है। ट्रेंड क्या क्या निकल कर आए हैं, यूपीएससी लव्स टर्म्स रिलेटेड टू बायो, हाइड्रो, ठीक है, क्योंकि ये हेल्प कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन टर्म्स ऑफ योर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि बायो फिल्टर्स, ठीक है, 2010 में, 2015 में बायो टॉयलेट्स, ठीक है, 2017 में बायो रेमेडिएशन, ध्यान से देखना। फिर उसके बाद 2022 में बायो रॉक टेक्नोलॉजी, 2023 में बायो फिल्टर्स, 2024 में मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर। क्या तुम्हें कोई लिंक नहीं दिख रहा है? क्या अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी बायो से रिलेटेड होगी, क्या आप नहीं पढ़ेंगे उसको? Yes, because UPSC want you to understand and read the new technologies which is helping either our agriculture to grow fast, either our farmers to help them make rich or help them to erase their or mitigate their problems, और हमारे इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ये कौन बताएगा आपको? हार्डली 2-3 लोग हैं बताते हैं ऐसा, और कोई नहीं बताता, ठीक है। ये देखो ध्यान से,
कैसे एनसीईआरटी से पढ़ के आप अपना फाउंडेशन, अपना कॉन्फिडेंस और स्कोर भी अच्छा कर सकते हो इजीली प्रीलिम्स में। देखो ये क्लास 11th की किताब है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी थी हमारी, चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया था और इजीली मेंशन था, ये क्वेश्चन यहां से आया था। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर 22 है, जाके देख लीजिएगा आप, सॉरी पेज नंबर 22 है। ठीक है, कि हाउ मेनी ऑफ द एबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, तो आप देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर 9 सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, ये क्वेश्चन 2024 का है। ठीक है, आइसोथर्मल मैप्स मंथ ऑफ जनवरी, यहां आप देखोगे इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 83, आप जाके देख लीजिएगा चैप्टर 9। ठीक है, अब देखिए कोरियोलिस फोर्स, ये क्वेश्चन अभी आया था 2024 में। ठीक है, लेकिन ये 2015 का रिपीट क्वेश्चन है, 2015 के गलत ऑप्शन से निकाल के यहां पे डाला गया था। कोरियोलिस फोर्स ये पूरा क्लास 10th के ज्योग्राफी की क्लास 11th की एनसीईआरटी में ये इस चैप्टर से आया था, पेज नंबर 91 है, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब और नहीं, और दिखा रहा हूं मैं, एविडेंस देते देते नहीं थकूंगा, आप देखते देखते थक जाओगी। ठीक है, ये देखिए पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 चैप्टर 5 लेजिस्लेचर, ये क्वेश्चन है, आप यहां से आया है, आप देख लीजिए पेज नंबर 113 है। ठीक है, दूसरा क्या है, फिर से चैप्टर 5 से लेजिस्लेचर से एक और क्वेश्चन आता है, पावर ऑफ राज्यसभा इन मैटर्स ऑफ लोकसभा रिलेटेड टू मनी बिल, ये मनी बिल पे क्वेश्चन था। एक आध स्टेटमेंट इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर ये बेसिक क्लियर है तो आप एटलीस्ट इसको टैकल कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन देखो ध्यान से देखो, ये है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उस टाइम के क्वेश्चन का देखो क्या है। 2017 में एक क्वेश्चन आया था कि who among the following was a verb associated with introduction of Ryotwari settlement in India during British rule? आप कहोगे रीड और मुनरो, लगा दिया। ठीक है, उसके बाद 2024 में क्वेश्चन आता है जो कि इन साहब के ऊपर आ जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर। अब आपको पता है ना कि ये लोग एसोसिएटेड थे रोतवारी से, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस किससे एसोसिएटेड? परमानेंट सेटलमेंट से। सेम क्वेश्चन आता है 2024 में, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। हु विल गिव यू दिस क्लू? यू आर रीडिंग माइंडलेसली, आप पढ़ रहे हो, बिना एविडेंस के पढ़ रहे हो, खाली आप क्या कर रहे हो, मतलब बस कोई बोल दे रहा है आप फॉलो कर ले रहे हो, कोई यूट्यूब वीडियो आप देख ले रहे हो। एविडेंस के बेस पे करो, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, जो पढ़ रहे हो, जो किताब है। अब ये देखो, इसको ध्यान से देखो, ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको अपने प्रोग्राम में देता रहूंगा, बताता रहूंगा, ताकि आप मैच्योर होते रहो, ग्रो होते रहो। देखो 2017, 2024, 2014, 2014 में आर्ट एंड कल्चर में एक सवाल आया था, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, गरबा गुजरात, मतलब ये डांस किस स्टेट का है? मोहिनीअट्टम उड़ीसा, यक्षगाना कर्नाटका। अब आप कहोगे 1-3 सर, गरबा और यक्षगाना सही है। मैंने कहा ठीक है। अब देखो 2017 में एक क्वेश्चन आता है, विथ रेफरेंस टू मणिपुर संकीर्तन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब आप कहोगे कि 1 और 3 सही है। ठीक, अभी मैं आपको बताता हूं। 2024 में क्वेश्चन आ जाता है, फॉलोइंग लेटेस्ट इंक्लूजन ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को। ठीक है, आईसीएच जिसको कहते हैं। आप कहोगे गरबा डांस जो है लेटेस्ट आया था। अब अगर तुम तीनों को मिलाओगे, तुम देखोगे तो ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंस इन कल्चरल प्रैक्टिसेस डांसेस फॉर वेरियस स्टेट। ध्यान से देखोगे तो जितने भी हमारे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं, ठीक है, बहुत सारे उसमें डांस इंक्लूड हैं, जैसे कि कुंभ मेला भी है, 2017 में इंक्लूड हुआ था। छुआ डांस भी है, 2010 में इंक्लूड हुआ था। दुर्गा पूजा 2021 में इंक्लूड हुई है। अब गरबा डांस 2024 में इंक्लूड हुआ था। ये देखोगे मणिपुरी संकीर्तन इज ऑल्सो अंडर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये शायद 2014 में इंक्लूड हुआ था ये भी। तो समझ रहे हो ये क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन आपसे? ये देखो, ये लिस्ट में पूरा दिया हुआ है। ये है कीवर्ड एनालिसिस। ठीक है, और दिखा रहा हूं आपको, यकीन नहीं होता है ना आपको, और दिखा रहा हूं। ये हो गया। अरे भाई ये देखो, दिख रहा है ध्यान से, बोर्ड क्लियर है। ये देखो, इन India, which of the following have the highest share in disbursement of credit to agriculture allied activities? ये 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है,
मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि प्लीज फॉलो द PYQs एंड एनालिसिस एंड ऑल, ताकि आप अपने प्रिपरेशन में एक एविडेंस बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के जाएं, एग्जामिनर्स को माइंडसेट को डिकोड करके जाएं। ध्यान से देखिए, कमर्शियल बैंक is the fastest and highest share of disbursement of credit to agriculture and allied activities। ठीक है, कौन से कमर्शियल बैंक जो है तेजी से पैसा देते हैं। अब 2020 में क्या क्वेश्चन आया है, स्टेटमेंट देखो, लिखा है 2020 में, जूम करके पॉज करके पढ़ लेना, कि इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू कमर्शियल बैंक। अब तुमने 2011 में पढ़ा था कि भाई ये तो फास्टेस्ट होते हैं कमर्शियल बैंक, तो कैसे फिर DCCBs हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट एब्सोल्युटली सही है, तो तुम्हारा 2 नंबर मिल जाएगा यार। अब देखो कैसे एक एक क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। 2020 में क्वेश्चन आया था अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के ऊपर। उस स्कीम में सेम बात हो रही थी कि भाई क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड और एक्सक्लूड की गई हैं। तो बात वहां स्कीम पर आई थी वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर, कि वर्किंग कैपिटल, फार्म एसेट, परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर, ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक, मतलब किस चीज पे इनको क्रेडिट कार्ड से क्या क्या ले सकते हैं। अब अगर आप देखोगे तो 2024 में 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, एक आया हुआ था विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल, तो फार्मर्स फ्लो जो है वो वर्किंग कैपिटल में आता है, ये फिक्स कैपिटल में आता है। तो ये कहां से आया है, ये देखो, ये आपको अगर यहां पता होगा कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है तो आप इजीली ये कोड डिकोड कर सकते थे। 2024 में क्वेश्चन आया था स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइमरी है या सेकेंडरी है। ये देखो यहां लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउसेस, सेटिंग अप विलेजेस, स्टोरी फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी। ये क्या है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, कौन बताएगा आपको ये सब। ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मैंने यहाँ पे डिटेल भी मेंशन की हुई है। ऐसे ऐसे आपको हैंडआउट लगभग हर सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे, 30, 40, 50। मतलब PDF से के पीछे मत भागो, भागो तो किसके कंसेप्ट के पीछे भागो, माइंडसेट के पीछे भागो। ठीक है, ये देखिए अब प्री की हमने कर ली है, मेंस की देखते हैं। मेंस की क्या है, 2000, ये सब्जेक्ट है हमारा, टॉपिक क्या है, ट्राइबल। ठीक है, ये ट्राइबल जो है वो GS पेपर 1, 2 और 4 में ओवरलैप कर रहा है। कैसे कर रहा है, GS पेपर 3 में सब्जेक्ट हिस्ट्री आता है, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल्स इन इंडिया, व्हाट वाज द ट्राइबल्स रिस्पॉन्स ऑफ कॉलोनियल ऑपरेशन। ठीक है, अब आपको पता चल गया था ना वो बिरसा मुंडा वाला पूरा केस। ठीक है, अभी तो उनकी 150वीं एनिवर्सरी भी हुई थी, तो यहां मेंशन करना। अच्छा, 2022 में सोसाइटी से क्वेश्चन आया था, ट्राइबल कम्युनिटी से, कि given the diversities among the tribal communities in India, which specific context should they be considered in a single category? All right, tribal polity से फिर क्वेश्चन आया था कि recent directive from Ministry of Petroleum and Natural Gases are perceived by Nagas as a threat to override the exceptional status enjoyed by the state. Does article 371 से रिलेटेड क्वेश्चन बना था। तो आप देख रहे हो ना, तो आप कैसे पढ़ोगे, टॉपिक वाइज डायमेंशंस, समझ रहे हो, नहीं समझे समझा दूंगा आपको डिटेल में। एथिक्स की केस स्टडीज में भी ट्राइबल के पॉपुलेशन को लेकर केस स्टडी बनी हुई थी। दूसरी चीज देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा है, ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी का है और GS1, GS2 में, GS3 में इसका ओवरलैप है। कैसे ओवरलैप है, ये देखिए 2023 में क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम बीइंग नेट फूड इंपोर्टर इन 1960, कैसे इंडिया एक नेट फूड एक्सपोर्टर बना। पहले हम खाना लेते थे, अब खाना भेजते हैं, कैसे क्या जर्नी रही थी। ठीक है, अब देखिए 2022 में इकोनॉमी में क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। क्या आया था, स्कोप और सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब ध्यान देना इस कीवर्ड को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 2022 में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर 2020 में, देन यहां पर है फूड प्रोसेसिंग 2019 में। इकोनॉमी, ज्योग्राफी। Don't you think there is a connection? Don't you think there is a link? There is a logic? There is an evidence? If you think, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है, तुम्हें गूज़बम्स हो रहे हैं, then this is the right platform for you. Now you have to start preparing it. I will help you giving in model answers as well. Last देख लो, फिर से देख लो. I am showing you the real study of UPSC, कैसे पढ़ाई होती है. Women relation issues, empowerment and justice, ये हमारा टॉपिक है सिलेबस का. ठीक है, GS जुडिशरी में भी ओवरलैप है, हमारे एनजीओज एंड देन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, क्वेश्चन देखो ध्यान से, डिस्कस डिजायरेबिलिटी एंड ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन हायर जुडिशरी। ठीक है, फिर दूसरा देखो, कैन विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी प्रोवाइड पॉवर्टी एंड न्यूट्रिशन ब्रोकन थ्रू
फाइनेंसिंग वुमेन एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ठीक है। तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज इकोनॉमी, मोनेटाइज इकोनॉमी थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट, एक एंगल ये हो गया, ठीक है। नीचे क्या था हमारा जो 2021 में आया था, रोल ऑफ वुमेन पे, एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग a one-pager note on women empowerment, and if you have not written these dimensions, then you cannot crack mains. I'm telling you, you have to mention these. Why I'm telling you? Because UPSC now wants you to understand, read, think about these various dimensions from these topics. आई बात समझ में? मैंने बताया था आपको, I will make you fall in love with UPSC and its preparation. मेरे पास स्टोरीज कैसी आती हैं, एस्पिरेंट्स जो आते हैं वो अलग अलग स्टोरीज लेकर आते हैं कि भैया कोई पर्सनल मेंटर असाइन नहीं होता था मुझे वहां पे कोचिंग में, क्लासेस टाइम पर नहीं होती थी, कभी कभी तो स्किप हो जाती थी। आई एग्री, डिस्कनेक्टेड फील होता है कोचिंग से, बस रिकॉर्डेड लेक्चर ऐसे लग रहा है कि बस देखे जा रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन तो है ही नहीं, डाउट सेशंस आफ्टर लाइव क्लास बहुत लिमिटेड है ही नहीं, टीचर स्टूडेंट कौन है पता नहीं चलता, न्यू मेंटर एवरी टाइम, मेंटर वो बिल्कुल ग्रुप वाली चीज है, 1-to-1 तो है ही नहीं, ठीक है। नो गाइडेंस, हाउ टू कवर, व्हाट टू कवर, कैसे कवर करें, कौन सी बुक से करें, नो सिलेबस कवर, सिलेबस कवर में 2 साल 3 साल लग जाते हैं भाई कोचिंग को, पता नहीं क्या होता है, टू मच कंफ्यूजन एंड सेल्फ डाउट, ठीक है। 80% मुझे बच्चे यही कहते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो किसी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तारीफ करते हैं, ठीक है। नो सेल्फ स्टडी हो ही नहीं पाता, इन सारे चक्करों में सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती है, इसीलिए यू कैन कनेक्ट विथ मार्गदर्शन आईएएस गाइडेंस एंड असेसमेंट प्रोग्राम। आई गिव यू ओनली 2 years। देखो, 1 साल अच्छे से प्रिपरेशन करो, खूब अच्छे से करो, अगर नहीं होता है तो दूसरी साल करो, एंड दूसरे साल में अपने फोड़ दो, उसके बाद इस साइकिल से निकल जाओ। 2 साल में ही आपको लगभग 3 साल इन्वेस्ट हो जाते हैं, दैट इज इट। गिव 2 attempts एंड गिव योर वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट एकदम अटेम्प्ट दे दो कि तुम्हारा मतलब रिग्रेट ना हो, ठीक है। अब देखो, ये जो स्ट्रैटेजी है हमारी, स्ट्रैटेजी तो हम देते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मैंने बनाया था अप्रैल से जून और जून से अगस्त, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2026 का, ठीक है। मैंने यहां पे क्या बनाया है, फेज 3 कि दिसंबर तक आपको कैसे कंप्लीट करना है, अपने मेंस रेडी कैसे हो सकते हो आप। तो मैंने यहाँ डिटेल स्ट्रेटजी बनाई हुई है, मैंने वीडियोस भी लिए हुए हैं, आप हमारे चैनल पे जाएंगे, मैंने डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं अगर आपका माइंडसेट नहीं मैटर करता है। Right strategy is equal to right mindset, then you will be able to clear this examination. Phase 1 पॉलिटी यार हमें भी बहुत बाद में समझ में आया था, ठीक है। और मैंने जब अपने पढ़ना था तो इतना नहीं पढ़ा जितना मैं आज पढ़ता हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। इतना टाइम लगाते हैं हम। पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी अप्रैल से जून में कवर करेंगे, जुलाई सितंबर से हिस्ट्री के साथ साथ सारे मेंस के जो माइनर सब्जेक्ट उसको कवर करेंगे। जब ये हो जाएंगे तब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम अपनी पीक परफॉर्मेंस देंगे, जब हमारे एथिक्स, एसे और सब कुछ कवर हो जाएगा, लगभग 80% सिलेबस डन, एंड यू विल बी ओके एंड रेडी टू स्टार्ट योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन फ्रॉम जनवरी 2027। ये टाइम टेबल है, देख लो, मतलब ये मैं दे भी दूंगा, ये टाइम टेबल 1 अप्रैल से लेकर जून तक का टाइम टेबल है फॉर पॉलिटी और इकोनॉमी कैसे साथ में लेकर चलें, कौन कौन से चैप्टर को पढ़ें, कब कब पढ़ें, डिटेल में क्या क्या टेस्ट देना है, कब देना है, ये सब है। ये ज्योग्राफी का है, ये पूरे 1 महीने का प्लान है कि एनसीईआरटी क्लास 11th की, फिर उसके बाद क्लास 12th की, फिर उसके बाद जीसी लियोंग क्या करना है, टेस्ट कब देना है, सब चीज है, डिटेल में मेंशन है। आप वीडियो पॉज करके देख भी सकते हो, मैं आपको भेज भी दूंगा, ठीक है। सी, आवर बैच स्टार्ट फ्रॉम 10th of April 2025 एंड टुडे इज अप्रैल। दिसंबर तक हमें मेंस रेडी होना है और ये अगस्त टू अक्टूबर हमें पूरा मेंस कवर करना है। दिस इज yes, I will be mains ready by November and December. Then you will be in a very good phase. याद है जो हमने पहले डिस्कस किया था, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, यहां तक आपको आ जाएगा अगर आप ऑन टाइम सही चीजें चलते हो, ठीक है। और ये सारी चीजें आप एक्सेस भी कर सकते हो हमारे मार्गदर्शन आईएएस के मोबाइल ऐप से, डाउनलोड कीजिए, नीचे दिया हुआ है, और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे इस ऐप को, और आई मीन डेफिनेटली द प्रोग्राम इटसेल्फ, ठीक है। और क्या बचा है भाई, ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 4 बार रिपीट हुआ है, और इतना यूनिक क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, ये 4 बार पूछ दिया है। मतलब बार बार यूपीएससी आपसे ये चाहती है कि आप पढ़ो कि हमारी जो संविधान है, ठीक है, और हमारी जो सरकार, जो गवर्नमेंट है, वो उसका मतलब क्या है,
जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फॉर्म किया था उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट लिमिट बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ अब देखो ध्यान से, मैंने दिखाया था ना कि कैसे आपको श्रुति शर्मा जैसे नोट्स बनाने, कैसे नोट्स बनेंगे। ये देखो, हम पहले जब आपको प्रिपेयर आप कर लेंगे, जब आप एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जाएंगे, हम टॉपर्स के आंसर शीट की इवैल्यूएशन करेंगे, आपको लाइव हम कराएंगे और वहां पे दिखाएंगे कि कैसे कंटेंट बिल्ड होता है। ठीक है, कैसे आप अपने फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हम टॉपर्स के पीवाईक्यू के आंसर की एनालिसिस करेंगे, उनके डायमेंशंस को समझेंगे, आपके और उनके आंसर के बीच में जो गैप होगा वो समझेंगे, फिर डिमांड को समझते हुए क्वेश्चन के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एक टॉपिक दे दिया गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के ऊपर आप लिखिए। आपने उसके बैकग्राउंड के बारे में लिख दिया, आपने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिख दिया, लेकिन आप भूल गए लिखना एग्रीकल्चर रिफॉर्म, इंडस्ट्री रिफॉर्म और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर। हम आपको याद दिलाएंगे, हम बताएंगे बेटा आपको ये भी मेंशन करना है। ये बन जाती है आपकी 1 पेजर रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, साइमल्टेनियसली जैसे कोई गवर्नमेंट की स्कीम हो गई है, तो गवर्नमेंट की स्कीम में हमें क्या पढ़ना होता है? सबसे पहले वो स्कीम कब और क्यों लॉन्च हुई थी, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द स्कीम। यहां से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, बेनिफिशियरीज में कंफ्यूजन कर देते हैं। नाउ की फीचर क्या है उस स्कीम का, क्या क्या दे रही है वो। अगर आप भूल गए हैं तो हम कहेंगे कि बेटा चैलेंजेस और इनोवेशन भी लिखो, क्या क्या पिछले 15-20 सालों में इस स्कीम में सरकार ने इनोवेट किया है, क्या चैलेंजेस अभी आ रहे हैं जो एंड यूजर है उसके पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ये है रैंक 1 और रैंक 2 की कॉपी। तब जाके आप ऐसा आंसर लिख पाओगे, तब जाके आप ये परफेक्ट आंसर लिख पाओगे, ताकि आप मेंस में एक लेवल पे बैठो, ताकि आप टॉप 100 में अपनी रैंक देख सकोगे। इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। सही डायरेक्शन में होगा तो चीजें क्रैक हो सकती हैं। जैसे ये है आदित्य की ऑल इंडिया रैंक 1, इन्होंने सेम क्वेश्चन पे वो आंसर लिखा है जिन्होंने इस पे सेम क्वेश्चन पे आंसर लिखा है। दोनों के आंसर लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों टॉपर हैं। ये रैंक 1 है, ये रैंक 2 है। ठीक है, देयर इज नॉट वन साइज फिट फॉर ऑल, बट लिख दिया इन्होंने, देखो कितना बढ़िया आंसर लिखा है। ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट की कॉपी है। वी हैव हेल्प्ड देम टू रीच एट दिस लेवल एंड यू विल बी एट दिस लेवल। जब भी आप आते हो तो बहुत कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्टेड, परेशान रहते हो, लेकिन जब एक सही जगह अगर आप आओगे तो आप इस तरीके से आप लिखोगे और ये चीजें आपके दिमाग में भी रहेंगी। बिकॉज वो बच्चा सबसे अच्छा आंसर लिखेगा जो सबसे अच्छी नोट्स बनाएगा, उसको पता है। क्योंकि जब आप रिकॉल करने बैठोगे एग्जामिनेशन हॉल में तो अपने नोट्स को ही रिकॉल करोगे। Alright, so this kind of answers, this kind of notes we have to make for our preparation. Alright, so अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है, आई एम श्योर अब आपको बहुत क्लैरिटी मिल चुकी होगी। एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि जय हिंद, हम जरूर जीतेंगे। यह मैंने हमेशा मैं बोलता हूं ताकि हमें पता चले कि आप हमारे वीडियोस को एंड तक देख रहे हैं। मैं वीडियो उन्हीं के लिए बनाता हूं जो लोग सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं और वीडियोस को एंड तक देखते हैं। 2-3 सेकंड या 1-2 मिनट वाले बच्चे तो फिर तो वो हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। सो बिफोर इट गेट्स टू लेट, लेट अस स्टार्ट नाउ एंड थैंक यू सो मच। I wanted to see you on 10th of April in our MAGP program. Thank you.